Hey, welcome back on this channel. Good morning to all of you. I hope you all are doing great. So, हम अगले सेशन के साथ आ चुके हैं and this session is very important. And why I'm saying is very important? मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये important है? क्योंकि इसके पीछे दो तीन रीज़न है. फर्स्ट इज इस साल आपका सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को मिले. सो उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली इन दिस सेशन विल टॉक अबाउट रिलीजियस को एग्जिस्टेंस. इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो बन सकते हैं वो हम देखेंगे. एक टॉपिक इस बार आपके सिलेबस में मेंशन हुआ है, दैट इज रिलीजियस को एग्जिस्टेंस. रिलीजियस को एग्जिस्टेंस. इसका मतलब देखने को ये मिला है कि जो आपका पेपर है, स्पेशली जब हम बात करें इंडो इस्लामिक कल्चर के पोर्शन की, सो ये थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ और थोड़ा वी कैन से कि अलग शिफ्ट कर दिया गया है. सो रिलीजियस को एग्जिस्टेंस को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है. तो हम आज इसके ऊपर बात करेंगे. ये पूरा सेशन इसको डेडिकेट होगा कि रिलीजियस को एग्जिस्टेंस क्या है, ऐसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं. ओके, सो इसीलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ये सेशन थोड़ा यूनिक है हमारे प्रीवियस सेशन से क्योंकि वेरियस डायमेंशन टच करना ही ज़रूरी होता है एमसीक्यूज टाइप एग्जामिनेशंस में. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीवन मस्ट टू वॉच इट एटलीस्ट वंस. कम से कम एक बार सबको देखना चाहिए क्योंकि जब तक हम डायमेंशंस, वेरियस डायमेंशंस हम इसको टच नहीं करेंगे, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉपर नहीं बनेंगे. ओके, सो ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है. इस साल जो चेंजेस आए हैं सिलेबस में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस. ये जो कॉन्सेप्ट है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस इन इंडो इस्लामिक कल्चर, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है इंडो इस्लामिक कल्चर में? इसका मतलब क्या हुआ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का? ऑप्शन ए, कन्वर्जन ऑफ ऑल रिलीजन्स इनटू वन. इसका यह मतलब है कि सारे जितने भी रिलीजन हैं दुनिया के अंदर, जितने भी रिलीजन हैं उन सबको एक रिलीजन में कन्वर्ट कर देना. क्या यह मतलब होता है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का? ऑप्शन बी, पीसफुल लिविंग ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज टुगेदर. या फिर जितने भी दुनिया के अंदर रिलीजन हैं वो एक साथ पीसफुल रहें. क्या ये मतलब होता है? ऑप्शन सी, पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन. क्या एक रिलीजन को डोमिनेट करना चाहिए पॉलिटिकली? क्या ये मतलब होता है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का? या ऑप्शन डी, सेपरेशन ऑफ रिलीजन. हर रिलीजन सेपरेट होना चाहिए दूसरे रिलीजन से. क्या ये मतलब होता है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का? तो सबसे पहले हम मीनिंग पे बात करते हैं. जैसे कि हमारा टॉपिक है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस. सो रिलीजियस को एग्जिस्टेंस को कैसे इंडो इस्लामिक कल्चर में देखा गया? सो इसका ऑप्शन बताइए स्टूडेंट्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इट मीन्स को एग्जिस्टेंस. को मीन्स टुगेदर, एग्जिस्टेंस मीन्स जो चीज एक साथ एग्जिस्ट करे, दैट इज को एग्जिस्टेंस. सो पीसफुल लिविंग ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज टुगेदर. जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी रिलीजन की डिफरेंट रिलीजन की कम्युनिटीज हैं वो एक साथ रहें, दैट इज द रिलीजियस को एग्जिस्टेंस. सो हियर ए इज करेक्ट, रॉन्ग, and C is wrong and D is wrong. Option B is correct here. Okay, next question. The policy of सुलह कुल. ये जो पॉलिसी है सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस was introduced by. ये जो पॉलिसी है सुलह कुल की, ये किसने स्टार्ट की, किसने इंट्रोड्यूस की? क्वेश्चन ये बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस was introduced by. ऑप्शन ए, बाबर. ऑप्शन बी, अकबर. ऑप्शन सी, औरंगजेब. ऑप्शन डी, हुमायूं. तो किसने ये सुलह कुल की जो पॉलिसी है वो स्टार्ट की? सो आपने याद रखना है अकबर. अकबर ने ये पॉलिसी स्टार्ट की कि यूनिवर्सल पीस आए. बिकॉज जितने भी उससे पहले रूलर आए उनको एक ऑर्थोडॉक्सी फॉर्म में देखा गया कि वो अपने रिलीजन के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट हैं. लेकिन अकबर एक ऐसा रूलर रहा जो किसी रिलीजन के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं था. इसलिए इसने एक सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस की एक पॉलिसी स्टार्ट की. ओके, औरंगजेब इनको ऑर्थोडॉक्स माना गया है, हालांकि
ये ज़रूरी नहीं है कि वो गलत थे, एंड हुमायूं ये भी नहीं थे, एंड बाबर नहीं थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज अकबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये मेडाइवल को टच कर रहा है। सो यस, ये जो हमारा पोर्शन है रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, इसका मतलब ही ये होता है कि सूफिज्म, मेडाइवल, जितने भी पीरियड रहे उन सब को जो कोएग्जिस्टेंस में चीज़ें रहीं, कैसे ये मैनेज हुआ, उस सब से रिलेटेड जब हम डील करेंगे तभी ये रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस का टॉपिक आता है। एंड आवर थर्ड क्वेश्चन, सुलह कुल मीन्स। अच्छा, जैसे हमने डिस्कस किया था सुलह कुल को, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? सुलह कुल का मतलब क्या होता है? रिलीजियस वॉर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड पीस, एंड ऑप्शन सी, इस्लामिक रूल ओनली, एंड ऑप्शन डी, रिलीजियस टैक्सेशन। इसका मतलब क्या है सुलह कुल का? या जो धर्म के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, क्या ये वो मतलब है सुलह कुल का? या ऑप्शन बी, जो जितना भी यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड पीस, समाज की चीज़ों को बर्दाश्त करना और शांति बनाए रखना, क्या ये मतलब है सुलह कुल का? एंड ऑप्शन बी, इस्लामिक रूल ओनली, केवल इस्लामिक रूल को इफेक्ट में लाया जाए, क्या ये मतलब है? या ऑप्शन डी, रिलीजियस टैक्सेशन, जो धार्मिक जितने भी टैक्सेशन होते हैं, क्या उसका ये मतलब है? सो वी कैन एलिमिनेट डायरेक्टली, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इस्लामिक रूल ओनली नहीं। ओके, सो ऑप्शन ए, दैट इज रिलीजियस वॉर। ऑप्शन बी, यूनिवर्सल टॉलरेंस। रिलीजियस वॉर, वॉर तो बिल्कुल नहीं होगा सुलह कुल का मतलब। सुलह मीन्स पीस, कुल मीन्स एवरीथिंग, मतलब हर चीज में जो पीस फाइंड करता है। सो इट मीन्स यूनिवर्सल, कुल मीन्स यूनिवर्सल, एवरीथिंग। यूनिवर्सल के अंदर एवरीथिंग आ जाता है ना, इसीलिए कुल का वहाँ वर्ड यूज किया गया, ये अरबिक वर्ड है। सो टॉलरेंस यानी पूरे यूनिवर्स में पीस को मेंटेन करना और बर्दाश्त करना, दैट इज द मीनिंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which Mughal emperor abolished jizya tax to promote religious harmony? Abolished jizya tax। अच्छा, abolished jizya tax का मतलब क्या हुआ? जो jizya tax था उसको हटाया to promote religious harmony। आया ना, देखो harmony, that is the thing, so that's why we are dealing here, because it comes under the religious coexistence, यानी harmony को बचाए रखना। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन आपका, जैसे टॉपिक सिलेबस में मेंशन है। सो वो कौन रूलर रहा जिसने जजिया टैक्स को हटाया ताकि एक हार्मनी मेंटेन रहे रिलीजन में स्पेशली? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। सो औरंगजेब नहीं, इन्होंने तो इम्पोज किया था। ऑप्शन सी नहीं, जहांगीर नहीं, यस अकबर। Akbar was the ruler who abolished the jizya tax that were imposed on the Hindus. Okay, next question, which movement promoted harmony between Hinduism and Islam in medieval India? अच्छा, वो कौन सा मूवमेंट था जिसने हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में हार्मनी प्रमोट की? मेडाइवल इंडिया का जब टाइम पीरियड रहा तो उसमें ऐसा कौन सा मूवमेंट रहा जिसमें हिंदू और मुस्लिम में इख्तिलाफ पैदा नहीं किया बल्कि एक रिलीजियस हार्मनी कायम की? ऑप्शन ए भक्ति मूवमेंट, ऑप्शन बी रेनाइसा, ऑप्शन सी रिफॉर्म मूवमेंट, एंड ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल। ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, इंडस्ट्रियल मूवमेंट तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी रिफॉर्म मूवमेंट नहीं, ऑप्शन बी रेनाइसेंस, एंड ऑप्शन बी भक्ति मूवमेंट। सो भक्ति मूवमेंट कैन प्रीफर ओवर रेनाइसेंस। ओके, आई होप समझ में आया होगा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सूफी संत प्रमोटेड लव, टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस इन इंडिया? वो कौन से सूफी सेंट थे जिन्होंने लव यानी प्यार, जो प्रेम है उसको प्रमोट किया, एंड टॉलरेंस यानी बर्दाश्त की जो हद होती है उसको बढ़ावा दिया, और कोएग्जिस्टेंस कहा कि साथ रहो, ब्रदरहुड, टॉलरेंस, कोएग्जिस्टेंस, लव, हार्मनी, जो इसको प्रमोट किया इंडिया में, वो कौन से सूफी संत रहे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, महमूद गजनवी, बाबर और अलाउद्दीन खलजी। सो कीजिए स्टूडेंट्स, आई होप ये एलिमिनेशन से हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, बाबर नहीं,
नहीं। या मोइनुद्दीन चिश्ती एक्चुअली वाज द सूफी सेंट एंड ही वॉज नोन एज द स्पिरिचुअल किंग ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो, जब हमने इसको डिस्कस किया था इस पोर्शन को, तो हमने पढ़ा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के बारे में कि इनको क्या क्या कहा जाता है। ये एक्चुअली स्पिरिचुअल राजा रहे इंडिया के, जो कि अजमेर शरीफ में तशरीफ़ लाए। सो इन्होंने ही उस वक्त में रिलीजियस हारमनी एंड को एग्जिस्टेंस एंड लव को प्रमोट किया। ये सूफी संत नहीं थे, इवन की थे, लेकिन उन्होंने उस लेवल का काम नहीं किया जिस लेवल के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द भक्ति सेंट हु प्रीच्ड यूनिटी ऑफ गॉड एंड क्रिटिसाइज्ड रिलीजियस डिविजन्स ऑफ, मतलब वो कौन सूफी संत थे जिन्होंने अल्लाह की एकता यानी यूनिटी ऑफ गॉड, वननेस ऑफ अल्लाह, वननेस ऑफ गॉड को प्रमोट किया, और जितने भी रिलीजियस डिवीजन हैं यानी रिलीजियस के बेस पे जितने भी डिवीजन कर दिए गए हैं कि ये वो हैं ये वो हैं, उन सबको हटाया और गॉड पे यानी यूनिटी ऑफ गॉड, गॉड एक है, सबका गॉड एक है, इसको प्रमोट किया। वो कौन थे? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी शंकराचार्य। सो बताओ स्टूडेंट्स, मुझसे आंसर करने से पहले आप खुद देख लीजिए कि आपका आंसर ठीक जा रहा है कि नहीं। ओके, ये एनालिसिस और ये थोड़ा अकाउंटेबिलिटी लाइए क्वेश्चंस में। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, बी कालिदास नहीं। हमने ये पढ़ा था, किस लेक्चर में पढ़ा था अगर आपको याद हो, जब हमने भक्ति मूवमेंट पढ़ा और निर्गुण भक्ति सेक्ट जब हमने पढ़ा था, तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि इन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया, इनके आइडल्स क्या रहे, क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए, क्या क्या फॉर्मूलाज दिए। ठीक है, हमने ये अच्छे से किया है। तो इसी बेस पे इट मीन्स रिलीजियस को एग्जिस्टेंस और भक्ति मूवमेंट ये ओवरलैप कर सकता है। ये टॉपिक ही ऐसा है, रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। ओके, सो ये सब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, which Mughal emperor started the religious discussion house of इबादत खाना? किस मुगल एम्परर ने इबादत खाना जो रिलीजियस डिस्कशन एक हाउस बनाया, किसने स्टार्ट किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। सो टेल मी स्टूडेंट, औरंगजेब नहीं, शाहजहां नहीं, अकबर यस, अकबर ने इबादत खाना बनवाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैं पूछने वाला था, द इबादत खाना वॉज इस्टेब्लिश्ड एट, अच्छा ये कहाँ बनवाया? इबादत खाना जो बनवाया, इबादत खाना एक्चुअली किस पर्पस को फुलफिल करने के लिए इबादत खाना बनवाया, इसके रीजंस रहे। फर्स्ट इज जितने भी रिलीजियस रिलेटेड मैटर हैं और डिस्कशन हैं वो सब उस बिल्डिंग के अंदर होते जिसको इबादत खाना कहा जाता, इन द फॉर्म ऑफ गेस्ट हाउस। सो वो अकबर ने बनवाया वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ बनवाया, इबादत खाना कहाँ मौजूद है? इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो द प्लेस। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी एंड ऑप्शन डी लाहौर। लाहौर तो सीधा कटेगा क्योंकि अकबर का लाहौर से कोई लेना देना ही नहीं है। जिसने भी उतने मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जो भी करवाया, वो अकबर से लाहौर का कोई लेना देना नहीं। दिल्ली का भी नहीं, आगरा और फतेहपुर सीकरी, यहाँ दो में कंफ्यूज हो सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में सबसे पहले इन्होंने काम स्टार्ट किया, सो इसीलिए फतेहपुर सीकरी में ही इन्होंने इबादत खाना की तामीर की। ओके, याद रखना है फतेहपुर सीकरी यानी सी इज द करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which philosophy tried to combine ideas of different religions under अकबर? अच्छा, कौन सी फिलोसफी रही जिसमें अकबर के रेन में जितने भी सारे डिफरेंट रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं और आइडियोलॉजी हैं, थॉट्स हैं, उन सबको कंबाइन कर दिया गया? वो कौन सी एक ऐसी आइडियोलॉजी थी और कौन सी फिलोसफी थी जो अकबर ने पेश की, जिसमें के सारे जितने भी डिफरेंट रिलीजन की थॉट्स हैं मर्ज कर दिया गया? ऑप्शन ए दीन इलाही, ऑप्शन बी शरिया, ऑप्शन सी धर्म एंड ऑप्शन डी वेदांता। अच्छा, यहाँ से एक एलिमिनेशन आप ये यूज़ कर सकते हो। जब आपने मेडाइवल इंडिया पढ़ा होगा तो इन सब के बारे में वेदांता कहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा।
क्योंकि पता है क्या, एमसीक्यूज में इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आपने पढ़ा वही आएगा, लेकिन हाँ जो आपने बैकग्राउंड में पढ़ा उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होती है वहाँ अप्लाई होती है। अभी जैसे मैंने अकबर का नाम लिया, तो आपने जैसे ही अकबर का पेज पढ़ा, अकबर को पढ़ा होगा, तो वेदांता नाम का कोई शब्द वहाँ यूज नहीं होगा, तो आपने इसको डायरेक्ट एलिमिनेट किया कि वेदांता इट्स नॉट रिलेटेड टू द अकबर डायरेक्टली। एंड धर्म, नेवर, धर्म तो वैसे ही प्रमोट नहीं करता था। एंड शरिया, शरिया से भी कोई लेन देन नहीं, लेकिन हाँ दीन इलाही एक रिलीजन था जो उसने एस्टैब्लिश किया। एक्चुअली इट्स नॉट अ रिलीजन, बट इसने एक अपनी फिलोसफी इंट्रोड्यूस की, फिलोसफी पुट आउट इन फ्रंट ऑफ द पीपल कि ये चीज होनी चाहिए, दैट इज द दीन इलाही। सो इसने ये एस्टैब्लिश किया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, Which poet is famous for promoting communal harmony through his दोहाज? कौन से पोएट थे जिन्होंने कम्युनल हार्मनी यानी लोगों के बीच जो हार्मनी पैदा की थ्रू देयर दोहाज, थ्रू हिज दोहाज, अपने दोहा के थ्रू उन्होंने लोगों में कम्युनल हार्मनी पैदा की। वो कौन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, एंड ऑप्शन सी बुलेह शाह, एंड ऑप्शन डी मीर तकी मीर। सो वेरी इजी। जब दोहा की बात आ जाती है, यहाँ पे जब बात आ जाती है दोहा की, तो सीधा मतलब कबीर से जा रहा है, नो डाउट, क्योंकि दोहा जो फेमस है ना, वो कबीर से ज़्यादा अच्छा किसी ने दोहा नहीं लिखा आज तक। कबीर का जो दोहा है वो प्रचलित है, वो फेमस है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। कबीर ने अपने दोहों में ऐसी चीज़ों को मेंशन किया, इस अंदाज में लिखा कि अगर आप उनके दोहे पढ़ें तो आपको ये फील होगा, एक कम्युनल हार्मनी विद डिग्निटी, ये फीलिंग आएगी। दैट इज द वर्क ऑफ द कबीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, जैसे कि तुम्हारा सिलेबस में मेंशन है, मैंने सोचा कि कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, हमको हर टॉपिक यानी डेप्थ में टच करना चाहिए। इट्स कोई नहीं जानता कि क्वेश्चन कहाँ से अराइज हो जाए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द पैरेट ऑफ इंडिया? वेरी वेरी फेमस एंड कॉमन क्वेश्चन, यानी तोताए हिंद, एंड प्रमोटेड कल्चरल सिंथेसिस। कल्चरल सिंथेसिस को जो प्रमोट करा जिन्होंने, और जिनको तोताए हिंद के नाम से जाना गया, यानी द पैरेट ऑफ इंडिया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ तबला, सितार, एंड ही ऑल्सो वॉज द सिंगर। उनकी जो आवाज़ थी, ओहो, बड़ी मीठी मेलोडियस वॉइस थी उनकी, इसलिए इनको पैरेट ऑफ इंडिया कहा गया, यानी तोताए हिंद कहा गया। सो दैट इज नन बट अमीर खुसरो। कबीर नो, रहीम नो, तुलसीदास नो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अमीर खुसरो was known as the Totai Hind. And next question, the interaction between Sufism and Bhakti traditions mainly promoted. जो interactions रही सूफिज्म की और भक्ति मूवमेंट की, एक टाइम पीरियड आया जिसमें ये दोनों चीज ओवरलैप की, भक्ति मूवमेंट एज वेल एज सूफिज्म। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या रहा, क्या इसका मतलब रहा एग्जिस्टेंस का? क्योंकि हम को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ ओवरलैप को एग्जिस्टेंस में हुआ। ऑप्शन ए रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, जब वो मिले तो क्या उनमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुए, कल्चरल सिंथेसिस हुआ, पॉलिटिकल रिवाइलरी आई, या इकोनॉमिक डिक्लाइन आई, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस आया जब वो दोनों मिले? ये तो बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल रिवाइलरी तो उस वक्त तो पॉलिटिकल कोई सोचता भी नहीं था, बल्कि उसको एक अबंडन करते थे, मना करते थे पॉलिटिकल चीज में। ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। कल्चरल सिंथेसिस, यस, कल्चरल में उन्होंने सुझाव लाए, कल्चरल में उन्होंने इंप्रूवमेंट लाए। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई धर्म के ऊपर जब सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट मिला, बल्कि जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस आए, उसमें सिंथेसिस हुआ, उसमें इंप्रूवमेंट्स आए, उनमें इन्हांसमेंट आए। कल्चरल में, कल्चर जो ट्रेडिशंस रहे लोगों के, जो कि असल में धर्म का पार्ट नहीं था लेकिन वो मानते थे, उन सब में चेंजेस आए। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मुगल रूलर ट्रांसलेटेड many हिंदू स्क्रिप्चर इनटू पर्शियन? जो हिंदू स्क्रिप्चर रहे उसमें पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी हुमायूं। अच्छा, जैसे हमने हिंदू, पता है आपको क्या, ये भी एक ट्रिक है, जब हमने हिंदुइज्म की बात की और हमने मुस्लिम की बात की, तो आपके माइंड में सिर्फ अगर रूलर की बात कर रहे हैं तो एक नाम आना चाहिए, दैट इज नन बट अकबर।
क्योंकि अकबर एक ऐसा रूलर रहा जिसने हिंदुइज्म और मुस्लिम को साथ से देखा और कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस की, ऐसी चीज़ें लाया जो कि वो सेम ऑन द सेम क्यू को प्रमोट करती। तो इसीलिए जब बात हमने कर दी हिंदू स्क्रिप्चर की पर्शियन में, सो नन बट अकबर। अच्छा, मैं एक चीज़ चाहता हूँ आपसे यहाँ, मैं एक एग्जाम्पल चाहता हूँ जो कि मैंने पढ़ाया है आपको वाईटी पे। अच्छा, आपको मुझे एग्जाम्पल दो कि जो हिंदू स्क्रिप्चर है वो उसने पर्शियन में किया, एक बताओ ऐसा कौन सा है। ओके, इट्स योर होमवर्क, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन कर दीजिए, और ये होमवर्क ऐसा करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, द इंडो इस्लामिक कल्चर डेवलप्ड मेनली ड्यू टू। अच्छा, जो इंडो इस्लामिक कल्चर है वो डेवलप्ड क्यों हुआ, उसका क्या रीजन रहा, मेन रीजन क्या था। ऑप्शन ए, आइसोलेशन ऑफ कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज थी वो आइसोलेट हो गई, अलग अलग हुई। बी, इंटरेक्शन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम ट्रेडिशंस, जो हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशंस था उनके बीच में इंटरेक्शन हो। एंड फॉरेन इन्वेजन ओनली, सिर्फ फॉरेन इन्वेजन हो इसीलिए। एंड ऑप्शन डी, इकोनॉमिक ट्रेड ओनली। बताओ स्टूडेंट। Which one is correct here? Economic trade only, foreign invasion only, interaction of Hindu and Muslim traditions, and isolation of communities. So here option B is correct. Interaction of Hindu and Muslim traditions. Okay, students? So next question, question number 16. Which Indian scholar and jurist exercised deepest influence of the religious thought of Sir Syed Ahmad Khan? कुछ नहीं, बस लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है। सीधा ये बोल रहा है कि कौन सा स्कॉलर ऐसे रहे जिनको जो सर सैयद अहमद खान से। शाह वलीउल्लाह, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर, ऑप्शन सी शाह अब्दुल अजीज, एंड ऑप्शन डी शाह अब्दुल गनी। सो हियर गलत गलत गलत। शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह वाज द ओनली फिलोसोफर हु इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ द सर सैयद अहमद खान। वो इनसे बहुत प्रभावित हुए, इनके थॉट से, इनकी जो थॉट्स थे टू इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी, और जो इनके रिलीजियस से रिलेटेड थॉट थे वो इनसे बहुत प्रभावित हुए। और कौन थे वो? शाह वलीउल्लाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर अडॉप्टेड जैनिज्म इन हिज लास्ट डेज? इट्स इंपॉर्टेंट। जैनिज्म इन हिज लास्ट डेज, अपने जो आखिरी समय में, अपने आखिरी वक्त में वो कौन सा रूलर रहा जिसने जैनिज्म को इख्तियार किया, अपना धर्म चेंज किया, रिलीजियस चेंज किया इन हिज लास्ट डेज? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, एंड ऑप्शन सी अशोक, एंड ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। सो बिंदुसार नहीं होगा, एंड अशोक नहीं, समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द रूलर हु अडॉप्टेड जैनिज्म इन हिज लास्ट डेज। ओके, याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ नबी। अच्छा, जब हमने नबी की बात की यानी इंग्लिश में प्रॉफिट, सो नबी का मतलब क्या होता है? नबी का मतलब द वन हु राइट्स आर्टिकल, जो आर्टिकल लिखता है उसको नबी कहा जाता है, या जर्नलिस्ट उसको, या वन हु गिव्स स्पीचेस, या उनको कहा जाता है, या मैसेंजर यानी द पर्सन हु गिव द मैसेज टू द पीपल ऑन द कमांड ऑफ एनीवन। बट हियर व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मैसेंजर की तरह काम किया, उन्होंने मैसेज दिया हम लोगों को, यानी जो उनके सहाबा इकराम रहे, जो उस वक्त के दौरे ज़मा में लोग रहे, उनको मैसेज दिया कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है तुम्हारे बारे में, कैसे क्या करना चाहिए। सो नबी का मतलब ही होता है मैसेंजर। ये तो नहीं होगा, जर्नलिस्ट तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान डाइड ऑन, किस दिन इंतकाल हुआ, एंड इन विच सिटी, और किस शहर में इनका इंतकाल हुआ? इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो
ए 27 मार्च 1898 अलीगढ़ में, बी 31 मई 1827 इन आजमगढ़, एंड ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1889 आगरा, एंड डी 5 अप्रैल गाजीपुर। सो गाजीपुर में तो नहीं, आप प्लेस देख के ऑप्शन लगा सकते हो। अगर आपको डेट में कंफ्यूजन है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा माइंड लॉजिकल वे में यूज़ करना होता है। अब मान लो यहाँ पे डेट अलोंग विद प्लेस है, तो आपको पता है कहाँ पर इंतकाल हुआ, जाहिर सी बात है अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ। सो ये तो एलिमिनेशन गलत, आजमगढ़ गलत, सो ये गलत, ये सही, इट मीन्स डेट भी सही है, 27 मार्च ऑफ 1898 को इनका इंतकाल हुआ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, बाकी सब गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग फॉलोइंग नेवर बी होल्ड ऑफिस ऑफ वाइस चांसलर? इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने कभी वाइस चांसलर नहीं बने ऑफ दिस यूनिवर्सिटी AMU? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी सर रोस मसूद, एंड ऑप्शन सी राजा मोहम्मद अली मोहम्मद खान एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सो कौन है इसमें से ऐसे जो कभी एक बार भी वाइस चांसलर नहीं बने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के? सो डॉक्टर जाकिर हुसैन, हाँ ये बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने हैं। सर रोज मसूद ये भी बने हैं वाइस चांसलर, राजा मोहम्मद अली मोहम्मद खान ये भी बने हैं, और इवन ये फर्स्ट रहे हैं, ये भी याद रखना है फैक्ट। बट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कभी वाइस चांसलर नहीं बने इस यूनिवर्सिटी के। हाँ, इवन दो कि उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन वो वाइस चांसलर नहीं रहे। ओके, सो हियर राइट आंसर इज डी। ओके, next question, which of the following tomb possess largest dome in India? इंडिया के अंदर सबसे बड़ा डोम किस टॉम का है? डोम मतलब समझ रहे हो ना, डोम मतलब गुंबद, वी कैन से गुंबद, टॉम मतलब एक टॉम। सो सबसे बड़ा टॉम किसका है इंडिया में? डोम किस टॉम का है? ऑप्शन ए टॉम ऑफ अकबर, ऑप्शन बी टॉम ऑफ हुमायूं, ऑप्शन सी टॉम ऑफ इत्मादुद्दौला, एंड ऑप्शन डी टॉम ऑफ गोल गुंबद। सो टॉम ऑफ अकबर नहीं, टॉम ऑफ हुमायूं नहीं, टॉम ऑफ इत्मादुद्दौला नहीं, टॉम ऑफ गोल गुंबद। हाँ, जो गोल गुंबद का टॉम है ये कंसिडर किया जाता है कि ये सबसे बड़ा डोम है, इस टॉम का सबसे बड़ा गुंबद है। लेकिन अभी आपका होमवर्क ये है, ये बताना है टॉम ऑफ गोल गुंबद किसका टॉम है, यानी किसकी याद में बनवाया और किसके लिए ये बना, और ये कहाँ मौजूद है, प्लेस बताना है और किसका है ये बताना है। ये दूसरा होमवर्क है जो आपको करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडेड इंडिया? सबसे पहले किसने इंडिया को इन्वेड किया? ऑप्शन ए अरब्स, ऑप्शन बी तुर्क्स, ऑप्शन सी अफगान्स, एंड ऑप्शन डी पर्शियंस। यानी मुस्लिम में सबसे पहले किसने इंडिया को इन्वेड किया? सो तुर्क नहीं, अफगान नहीं, पर्शियन नहीं, अरब्स। आई थिंक मोहम्मद बिन कासिम came to India in 1215. सो अरब्स में जब हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं, ही वॉज द मुस्लिम एक्चुअली। सो वो मुस्लिम में सबसे पहले उन्होंने इन्वेड किया। सो अरब्स हियर इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दारुल नदवा वॉज, इसको अभी छोड़ो, कंफ्यूजन क्वेश्चन है, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट मीन्स यू कैन से परदादा और नाना। सो ग्रैंड पर नाना कौन रहे? ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परदादा कौन रहे? ग्रेट ग्रैंडफादर। ऑप्शन ए अब्दुल मुत्तलिब नहीं, ये तो ग्रैंडफादर थे। ऑप्शन बी अब्दुल शम्स नहीं, ऑप्शन सी हाशिम, एंड ऑप्शन डी हर्ब बिन उमैया, ये भी नहीं। सो हाशिम, हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अहमद सिरहिंदी बिलोंग टू विच ऑर्डर? जो शेख अहमद सिरहिंदी हैं, जो सूफी रहे, वो किस ऑर्डर को बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए कादरिया नहीं, कादरिया अब्दुल कादिर जिलानी, चिश्तिया ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गलत, नक्शबंदी एग्जैक्टली, ही वॉज द फाउंडर ऑफ नक्शबंदी ऑर्डर। ओके, शोहरवर्दी नहीं, बहाउद्दीन शोहरवर्दी, ये भी गलत। सो ऑप्शन सी इज हियर। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर लेक्चर। हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
और प्लीज़ इसको एक बार कम से कम देख लीजिए, क्योंकि ये अभी इस साल आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में मेंशन किया गया है, रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस नाम से टॉपिक। सो आई होप सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अगर सेशन हेल्पफुल हो सो कमेंट्स में बताइएगा कैसा सेशन रहा, और अपना होमवर्क अच्छे से कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।